हेलो, जय श्री कृष्ण स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हो? पहले से अच्छी है तबीयत? वेरी गुड, अच्छे रहो। ठीक है, तो आज करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ आपको बताना चाह रहा था। ये जो करेंगे हम बिल्कुल बेसिक से ले करके आपको मैं एडवांस तक करवाऊंगा। नेट, CSIR, गेट वगैरह सारे टॉपिक कवर करेंगे हम इसमें, है ना। क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए फर्स्ट डिस्कशन करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए, अगर आपको नेट, CSIR वगैरह में देखा जाए, गेट वगैरह में देखा जाए, तो ये मेनली स्केलेटन है मॉडर्न इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। जैसे आपका कोऑर्डिनेशन हो गया है ना, ऑर्गेनोमेटेलिक वगैरह हो गया, और मेन ग्रुप एलिमेंट हो गए, SP ब्लॉक जिसको बोल रहे हैं, एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो गए, D एंड F। तो ये पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्केलेटन है, और उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि बिल्कुल बेसिक से लेकर के लास्ट तक इन चीज़ों को समझते रहना है। कोई क्वेश्चन क्वेरी आए तो आप उसको कर लीजिएगा। ठीक है, एक चीज़ मैं और बताने वाला था कि आप जब आपको ये वीडियो पसंद आए, है ना, अगर आपको लगे कि हाँ रियल में मेहनत की गई है या कुछ लगे आपको अच्छा, तो आप शेयर करिएगा। अगर आपको लगता है कि अभी मेहनत में कमी है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी आप देखते रहिएगा, फिर देखते हैं क्या है किस तरीके से। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अगर हम बात कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हम लोग एक किस तरीके से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का प्रोड्यूसेस हुए। जैसे मान लीजिए अगर हम क्लोरोफिल की बात करते हैं, मॉडर्न इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक्स तो यही है। अगर हम क्लोरोफिल की बात करते हैं तो वहां पर मैग्नीशियम एटम एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो जो क्लोरोफिल है उसको हम लोग लिगेंड बोल रहे हैं, मैग्नीशियम मेटल है तो वो मेटल लिगेंड का इंटरेक्शन है। अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन में आयरन एक मेटल होता है। अगर हम बात करें विटामिन B12 तो उसमें कोबाल्ट होता है। ठीक है, तो इस तरीके की जो केमिस्ट्री है जिसमें एक मेनली मेटल होता है, एक लिगेंड होता है जो जुड़ा रहता है, उसको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम से या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नाम से जानते हैं। अब अगर हम बात करें तो ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये सबसे पहले हम बात करेंगे एडिशन कंपाउंड की। तो व्हाट डू वी नो द एडिशन कंपाउंड? एडिशन कंपाउंड क्या होते हैं? व्हेन टू एंड मोर देन टू कंपाउंड्स आर फिक्स्ड बाय स्टोइचियोमेट्रिक रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड द एडिशन कंपाउंड। इसमें क्या होता है, जब दो या दो से अधिक कंपाउंड आपस में मिक्स होते हैं स्टोइचियोमेट्रिक के सहित, तो ऐसे कंपाउंड को हम एडिशन कंपाउंड के नाम से जानते हैं। To form new compound। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर हम बात करें कार्नेलाइट की, तो कार्नेलाइट जो मिलके बना हुआ है हमारे पास KCl प्लस MgCl2 6H2O से मिल करके when two and more than two compounds are combined to each other हैं। अगर हम इसको कंबाइन करेंगे तो इसको क्या बोलते हैं बताइए? दिस इज नोन एज कार्नेलाइट। अगर हम बात करें पोटेशियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट एंड 24H2O, इसको हम लोग पोटासियम बोलते हैं। अगर बात करें हम लोग फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट
एंड 7H2, तो हमारे पास ये मोहर सॉल्ट बनता है। This is known as the carnallite, this is known as the potash alum, and this is the moher salt। ठीक है, अब बात करें, अगर हम लोग सपोज करिए ये कॉपर सल्फेट है, पहले ये वाइट होता है, इसको चूहे मारने की दवाई बोलते हैं, रेड पॉइजन। अगर ये 5H2O के साथ कंबाइन होता है तो ये ब्लू कलर का हो जाता है, इसको हम ब्लू विट्रॉयल बोलते हैं, नोन एज ब्लू विट्रॉयल। ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो दिस इज नोन एज द वाइट विट्रॉयल, दिस इज नोन एज द ग्रीन विट्रॉयल। तो ये विट्रॉयल वाली बात है। अब इसमें मेनली हमें क्या समझना है कि आप लोग देख रहे होंगे व्हेन टू एंड मोर देन टू कंपाउंड्स आर कंबाइंड टू ईच अदर टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन एडिशन कंपाउंड। दीज आर द कैटेगरी ऑफ एडिशन कंपाउंड। अब देखिए इसमें क्या होता है कि इसको एक्वस नेचर के बेसिस पर, एक्वस बिहेवियर के बेसिस पर, अगर हम इसको सॉल्वेंट में डालते हैं इनको सबको, तो सॉल्वेंट के नेचर के बिहेवियर के अकॉर्डिंग इसकी दो कैटेगरी बन जाती हैं। इसी एडिशन कंपाउंड की दो कैटेगरी बनती हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमने एलम को, पोटास एलम को अगर हमने H2O में डाला, वाटर में इसको डाला, तो वाटर में डालने पे क्या होगा कि एल्यूमिनियम के आयंस अलग आ जाएंगे, पोटेशियम के आयंस अलग आ रहे होंगे और सल्फेट के आयंस अलग आ रहे होंगे। तो हुआ क्या कि इसमें इंडिविजुअल आयंस अपनी जो आइडेंटिटी है उसको मेंटेन रखते हैं, रिटेन रखते हैं। किसकी बात कर रहा हूं मैं? एक तरीके के तो एडिशन कंपाउंड वो होते हैं, फर्दर समझिएगा, मैं आपको बता रहा हूं एडिशन कंपाउंड के दो टाइप होते हैं। किसके बेसिस पर? एक्वस नेचर के बेसिस पर, एक्वस बिहेवियर के बेसिस पर। एक टाइप तो कुछ ऐसा होता है कि इनमें से हमने कुछ कंपाउंड लिए, उनको वाटर में डाला, तो वो वाटर में डालने पर अपने इंडिविजुअल आयंस में आ गए और अपनी केमिस्ट्री को रिटेन रख रहे हैं। दैट इज नोन एज द डबल सॉल्ट और बाइनरी सॉल्ट। तो जो एडिशन कंपाउंड होते हैं उनकी दो कैटेगरी हैं। एक को हम लोग बोलते हैं डबल सॉल्ट और इसी का नाम होता है बाइनरी सॉल्ट। समझ रहे हो? तो बताइए बाइनरी सॉल्ट या डबल सॉल्ट की डेफिनेशन क्या बनी? दे डिसोसिएट कंप्लीटली इन द एक्वस सॉल्यूशन एंड रिटेन देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी। दैट इज कॉल्ड द डबल सॉल्ट एंड बाइनरी सॉल्ट। एक की कैटेगरी क्या होती है? उसको हम कॉम्प्लेक्स आयन या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम से जानते हैं। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं कि मान लीजिए किसी हमने सॉल्वेंट में इनको डिसॉल्व किया तो अपनी खुद की इंडिविजुअल आइडेंटिटी को लूज करके एक न्यू कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। ऐसे कंपाउंड को हम लोग कॉम्प्लेक्स या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग समझिए कि मान लीजिए इसका पहले कलर किस तरीके का था? ये ब्लू विट्रॉयल था। दिस इज नोन एज द ब्लू विट्रॉयल, ब्लू कलर का था। हमने इसको क्या किया कि अमोनिया के सॉल्वेंट में डाला। जैसे ही हमने अमोनिया के सॉल्वेंट में डाला, इसने अपना ब्लू कलर जो है वो डिसअपीयर हो गया, अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी और अपनी आइडेंटिटी लूज करके ये कोई कॉम्प्लेक्स बना लिया। तो दिस इज नोन एज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। तो व्हाट डू मीन बाय दिस? तो सबसे पहले आपको क्या समझना है? एडिशन कंपाउंड। एडिशन कंपाउंड क्या होते हैं? व्हेन टू एंड मोर देन टू कंपाउंड्स आर कंबाइंड टू ईच अदर टू फॉर्म अ न्यू कॉम्प्लेक्स, दैट इज कॉल्ड द एडिशन कंपाउंड। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इट? देयर आर टू टाइप्स। नंबर वन कैटेगरी इज डबल सॉल्ट और बाइनरी सॉल्ट। They dissociate completely
and retain their individual identity that is known as the double salt or binary salt. अगर हम बात करें complex ion and coordination ion, the compounds which could not dissociate complete and lose their identity to form a new complex that is known as the coordination compound. ठीक है, ये यहां पे इस तरीके से आपको समझना है. अब देखिए, हमारा जो मेनली डिस्कशन है वो डबल सॉल्ट पे नहीं है. डबल सॉल्ट फॉर एग्जांपल कौन से थे हमारे पास? एलम. फॉर एग्जांपल कौन से थे हमारे पास? मोहर सॉल्ट. फॉर एग्जांपल कौन से थे हमारे पास? कार्नेलाइट. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ बाइनरी सॉल्ट और मोहर सॉल्ट, बाइनरी सॉल्ट और डबल सॉल्ट. और ये हमारे पास कौन सा एग्जाम्पल है? ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जाम्पल है. हमारा जो मेन फोकस है वो डबल सॉल्ट पे नहीं रहने वाला है इस चैप्टर में. बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा, पूरा की पूरा कॉन्सेप्ट रहेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लेकर के. नेक्स्ट देखिए आप. देखिए, बात करें हम लोग जनरल टर्मिनोलॉजी की. जैसे अभी हमने बनाया था ये वाला कॉम्प्लेक्स, ठीक है. अब इसमें बात करते हैं हम लोग. दिस इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. देखिए, इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे पहले बात की जाती है यहां पर CMA की. CMA का मतलब होता है सेंट्रल मेटल एटम. अब ये सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है? CMA का मतलब सेंट्रल मेटल एटम. देखिए, इसमें जो मेनली होता है यहाँ पे जो मेटल टेक पार्ट करता है वो जनरली डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है. क्योंकि आपको मैं ये भी बताऊंगा कि बेसिक फीचर क्या होने चाहिए CMA को करने के लिए, ठीक है ना. वो चीज़ आगे आएगी धीमे धीमे करके. अभी फिलहाल आपको ये समझना है कि इसमें जनरली डी ब्लॉक का एलिमेंट लेते हैं हम लोग. तो जो एलिमेंट ले रखा है, जो मेटल ले रखा है, वो हमारे पास CMA बोला जाएगा, सेंट्रल मेटल एटम बोला जाएगा. इसमें क्योंकि बेक डी ऑर्बिटल्स होते हैं जनरली, जिसकी वजह से आप लोग जानते ही हैं उसको हम लुईस एसिड बोलते हैं. तो जो CMA है इट एक्ट एज द लुईस एसिड because vacant d orbitals, you know very well that vacant d orbitals means electron deficient, they act as the Lewis acid. अब अगर हम बात करें जो CMA से डायरेक्ट अटैच होता है लाइक दिस, उसको हम लोग लिगेंड बोलते हैं. दैट इज नोन एज द लिगेंड. ये मेटल है, इससे कोई चीज जुड़ी हुई है, ये लिगेंड है. और लिगेंड जो होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज को हम बोलते हैं. तो जब ये लोन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल में प्रोवाइड करता है तो इलेक्ट्रॉन रिच हो गया. इसी वजह से जो लिगेंड जनरली होते हैं वो लुईस बेस बोले जाते हैं. ठीक है, अब फिर दोबारा यहीं से हम शुरू कर रहे हैं. CMA आपको समझ में आ गया. सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है? जो यहाँ पे मेटल है उसको CMA बोलते हैं. जो मेटल से डायरेक्ट चीज जुड़ी हुई है, अटैच है, दैट इज नोन एज द लिगेंड. जो मेटल होता है उसको लुईस एसिड बोलते हैं क्योंकि वो वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं. इसलिए जो यहाँ लिगेंड होता है उसको हम लोग लुईस बेस बोलते हैं बिकॉज इट इज द इलेक्ट्रॉनिकली रिच. ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम लोग जनरल टर्मिनोलॉजी की. तो एक एक करके समझते रहते हैं इसमें क्या चल रहा है. लिगेंड को मैं फर्दर आपको डिटेल में बताने वाला हूं, इसलिए फिलहाल CMA को मैंने 1 पॉइंट बना दिया है. अब यहां पे बात कर रहे थे हम लोग कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज. देखिए, इस पूरे को, ये जो आप देख रहे हो, दैट इज नोन एज द कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज. ठीक है, इस तरीके से मतलब पूरा कॉम्प्लेक्स जो है
दैट इज नोन एज द कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज। अब हम बात करें, इसको कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज का दूसरा नाम है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इट इज ऑल्सो नोन एज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये दोनों तरीके का होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। एक चीज और देखें यहां पे, सॉरी, देखिए एक चीज हमें क्या ध्यान रखनी है, ये आप लोग जो देख रहे हो, इसको हम लोग इस पूरे कॉम्प्लेक्स को नॉन आयोनाइजेबल स्फीयर के नाम से भी जानते हैं। नॉन आयोनाइजेबल स्फीयर, ठीक है। जब भी एंटाइटीज की बात की जा रही थी तो इसकी वजह से आपको समझना है कि इसमें दो होती हैं चीजें, वो हम बर्नर्ड्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी में पढ़ने वाले हैं। ये जो चीजें आप देख रहे हो कॉम्प्लेक्स के अंदर, वो जो है वो नॉन आयोनाइजेबल स्फीयर बोला जाता है। ये जो आप बाहर देख रहे हो, इसको हम लोग आयोनाइजेबल स्फीयर के नाम से जानते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो नॉन आयोनाइजेबल स्फीयर है, इसका दूसरा नाम भी होता है कोवलेंट स्फीयर, इसी को बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। और कोऑर्डिनेट स्फीयर भी इसी का नाम होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई चीज लिखी होती और जैसे यहाँ लिखी है, ये जो दोनों चीजें देख रहे हो आप लोग, दैट इज नोन एज द आयोनिक स्फीयर और आयोनाइजेबल स्फीयर। लेकिन जो ये कॉम्प्लेक्स के अंदर लिखा हुआ है, इसको हम नॉन आयोनाइजेबल स्फीयर या फिर कोवलेंट स्फीयर या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे पास मेटल है जिसका बेकेंडी ऑर्बिटल है, यहाँ पर लीगेंड है, लीगेंड अपनी इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है, जिसकी वजह से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है मेटल लीगेंड के बीच में। और इसी चीज को हमें इस चैप्टर के अंदर स्टडी करना है, दैट इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो हमने चीजें क्लियर कर ली हैं। CMA सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज या कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या बोला जाता है। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है जो दो को मिलाकर के बनता है, दैट इज नोन एज द आयोनाइजेबल स्फीयर एंड नॉन आयोनाइजेबल स्फीयर। थर्ड वाली अगर हम बात करें तो थर्ड वाली चीज होती है हमारे पास होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स और हेट्रोलैप्टिक। अगर हम बात करें होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक की, तो क्या होते हैं ये, देखिए, ऑल द लिगेंड्स आर सेम, जब किसी कॉम्प्लेक्स में ऑल द लिगेंड्स आर सेम, दैट इज नोन एज द होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। 2 एंड मोर देन 2 डिफरेंट लिगेंड्स होते हैं, टू एंड मोर देन 2, दैट इज कॉल्ड द हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं ये किसका एग्जाम्पल होगा बताइए। आप लोग देख रहे हैं ये सारे के सारे जो लिगेंड हैं वो सेम हैं, इसलिए दिस इज नोन एज द होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। अगर कहीं पर इस तरीके से आ जाए तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये 2 टाइप्स के लिगेंड है, ये अलग है, ये अलग है। तो इस तरीके के कॉम्प्लेक्स को हम लोग हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं यहां पर फोर्थ वाले पॉइंट की। ठीक है, जैसे देखो
तो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी। अब बात करते हैं यहाँ पे फोर्थ में। ये जो फोर्थ है हमारे पास, दैट इज नोन एज द डेंटिसिटी। व्हाट डू मीन द डेंटिसिटी? द नंबर ऑफ लिगेंड्स विच कैन कोऑर्डिनेट विद मेटल आयन, दैट इज नोन एज द डेंटिसिटी, है ना। कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, मेटल लिगेंड के बीच में कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, दैट इज नोन एज द डेंटिसिटी। एंड यू कैन ऑल्सो से इट डेफिनेशन लाइक द नंबर ऑफ sites which is available attachment to the ligand, the number of sites which is available attachment to the metal, that is known as the denticity. सपोज करिए इसकी एक साइट अवेलेबल है, इसलिए दिस इज नोन एज द मोनोडेंटेड लिगेंड। इसकी टू साइट्स अवेलेबल हैं, इसलिए दैट इज नोन एज द डाइडेंटेड लिगेंड और बाइडेंटेड लिगेंड। अगर किसी में 3 साइट अवेलेबल होती हैं तो उसको हम ट्राइडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। अगर किसी में 4 साइट अवेलेबल होती हैं तो उसको हम टेट्राडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। किसी में 6 साइट अवेलेबल होती हैं तो उसको हम हेक्साडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल EDTA, इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट एसिड। ठीक है, तो लिख भी देता हूँ EDTA को। ये इथाइलिन है हमारे पास, ये डाइअमीन है। अगर हम बात करें, ये टेट्रा एसीटेट एसिड। ठीक है, अब आपको थोड़ा समझना है इसमें कि इसकी डेंटिसिटी 6 क्यों होगी। ये मेटल से 6 टाइम कैसे जुड़ सकता है। देखो, एक तो साइट ये है, एक साइट ये है, 2 1 2 3 4 5 6 डेंटिसिटी है इसकी। अब बात करते हैं यहां पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर को लेकर के। देखिए, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का मतलब है नंबर ऑफ लिगेंड्स नोन एज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर तो हमने पहले ही कर लिया है, कोऑर्डिनेशन नंबर की यहां बात चल रही थी। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ लिगेंड्स इज नोन एज द कोऑर्डिनेशन नंबर। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहां बात करें तो बताइए इस कॉम्प्लेक्स में कितना लिगेंड का नंबर है? 4, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4। अगर यहां बात की जाए कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, क्योंकि नंबर ऑफ लिगेंड कितने? 6, तो इसमें 6 होगा। अब फॉर एग्जांपल बताइए इसमें नंबर ऑफ लिगेंड कितना है? 4, तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। कई बार क्या होता है कि कुछ बाइडेंटेड लिगेंड आ जाते हैं, जैसे बाइडेंटेड लिगेंड है, इसकी डेंटिसिटी 2 है, तो एक्चुअली में क्या है, इसको हमें 4 काउंट करना है, इसको 2 काउंट करना है। ये मोनोडेंटेड लिगेंड है, ये बाइडेंटेड लिगेंड है, तो 4 और 2 कितने हो गए? 6, तो हमारे पास 6 है। अब देखिए फॉर एग्जांपल यहां पर ये नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने? 3, तो इसकी बाइडेंटेड लिगेंड ने तो टोटल कितना हो जाना है यहां पर? 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा कितना? 6। ये आपको समझना है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज क्या होता है? जो पूरा कॉम्प्लेक्स है उसको हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज के नाम से जानते हैं। अगर यहां बात करें हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर की, ऑक्सीडेशन नंबर का दूसरा नाम क्या होता है बताओ? ऑक्सीडेशन स्टेट। द चार्ज इज अवेलेबल ऑन द CMA सेंट्रल मेटल एटम, दैट इज नोन एज द ऑक्सीडेशन नंबर। अब ये चार्ज कैसे निकालेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करिए हमसे पूछ लिया कि इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी। अभी मैं आपको कुछ देर बाद बताने वाला हूं कि किस लिगेंड पे कैसा चार्ज अवेलेबल रहेगा। देन आपको अगर ये चीज आ जाएगी कि जिस लिगेंड पे जितना चार्ज अवेलेबल रहने वाला है, आप आराम से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी भी मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी। ठीक है, जैसे जितना ये पॉजिटिव चार्ज है इसको थोड़ा सा हटा दीजिए, पूरे कॉम्प्लेक्स पे माइनस ले आइए। ठीक है, क्योंकि पोटेशियम की वैलेंसी कितनी होती है? +1, तो +1 यानी ये 4 गए तो -4 आ गए, तो क्या करना है? x प्लस
6 साइनाइड पे -1 होता है, -1 इज इक्वल टू -4। ये माइनस का 6 है, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 6, तो कितना आ जाने वाला है हमारे पास, प्लस का 2। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या होगा, x + 4 - 1 इज इक्वल टू -2। तो ये -4 है, इधर गया प्लस का 4, कितना आ जाएगा हमारे पास, प्लस का 2। अगर हम बात करें इसकी तो बताइए इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी। इस पे चार्ज 0 होता है, ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, x + 4 0 इज इक्वल टू 0। तो निकल की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हम बात कर रहे थे ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट हो ही गई। नेक्स्ट अपना आया एम्बिडेंटेड लिगेंड। देखिए एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, देयर आर 2 साइट्स विच इज अवेलेबल अटैचमेंट विद द मेटल, दैट इज नोन एज द एम्बिडेंटेड लिगेंड। किसी भी लिगेंड की 2 साइटें होती हैं मेटल से जुड़ने के लिए, उसको हम एम्बिडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए साइनाइड है, अभी यहाँ पे अगर हम देखें तो ये किसी मेटल से ऐसे जुड़ा हुआ है। इसी को अगर हम देखें तो यहाँ पे अब डोनेटिंग साइड कौन सी बन गई हमारे पास, आइसोसाइनाइड। तो साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड इज द एग्जाम्पल ऑफ एम्बिडेंटेड लिगेंड। जैसे हम बोल सकते हैं थायोसाइनाइड एंड आइसोथायोसाइनाइड, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एम्बिडेंटेड लिगेंड। अगर हम बात करें जैसे NO2 है, तो ये नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसके केस में जो डोनेटिंग साइट है दैट विल बी द नाइट्रोजन। अगर यहाँ देखें हम लोग तो इसके केस में जो डोनेटिंग साइट है दैट विल बी द ऑक्सीजन, नाइट्राइटो। तो ऐसा कोई लिगेंड जिसकी मेटल से जुड़ने के लिए 2 साइट्स अवेलेबल रहती हैं, दैट इज नोन एज द एम्बिडेंटेड लिगेंड। अब बात करें यहाँ पे तो ध्यान रखिएगा, एक हमारे पास थायोसल्फेटो भी होता है, इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एम्बिडेंटेड लिगेंड। अब बात करते हैं हम लोग चीलेटिंग लिगेंड की। What do mean the chelating ligands? Chelating ligands means when the bidentate, tridentate, tetradentate ligands are comes simultaneously to form a ring, that is known as the chelating ring, and this type of ligand is known as the chelating ligand. Further listen, when bidentate, tridentate, tetradentate ligands are come simultaneously to form a ring, that ring is known as the chelating ring, and this type of ligand is known as the chelating ligand. Chelating ring, and this type of ligand known as chelating ligand। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए हमारे पास ये कोई आ गया, अब ये कोबाल्ट जो है इस तरीके से
अभी ये आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ समझाता हूँ पर, चलो यहीं समझा लेता हूँ क्योंकि अभी जनरल टर्मिनोलॉजी बिगड़ गई तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास एक इथिलीन डाइअमीन का मॉलिक्यूल्स है, समझ रहे हो आप लोग। अभी इसकी कितनी डेंसिटी हुई 2 है, कितना 1, ये चिलेटिंग लिगेंड है। अब मान लीजिए इसकी कोई मैंने दूसरा मॉलिक्यूल्स ले लिया, अब इसकी डेंसिटी कितनी हो गई 4। तो हम क्या करें, व्हेन बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड एंड टेट्राडेंटेड लिगेंड्स आर कम साइमल्टेनियसली टू फॉर्म अ रिंग, दैट रिंग इज नोन एज द चिलेटिंग रिंग एंड दिस टाइप ऑफ लिगेंड इज नोन एज द चिलेटिंग लिगेंड। एक चीज और आपको ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे कि जो चिलेटिंग लिगेंड्स होते हैं मोर स्टेबल ड्यू टू एंट्रोपी चेंजेस, उनके लिए एंट्रोपी चेंजेस फेवर करते हैं, और जिसमें भी एंट्रोपी चेंजेस पॉजिटिव आते हैं that will be the more stable. So always remember, chelating ligands, chelating compounds are more stable than the non-chelating compounds because there will be the entropy favor. एक चीज मैं आपको और यहाँ बताऊंगा, नेट CSIR के गेट के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है हाउ कैन यू से दैट विल बी द एम्बिडेंटेड लिगेंड, आपको कैसे मालूम पड़ा कि एम्बिडेंटेड लिगेंड है। तो आप बोलेंगे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया, उसके बेसिस पे हम बताएंगे कि एम्बिडेंटेड लिगेंड है। अब पूछेगा किस स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया आपने, तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं जो फंक्शनल ग्रुप डिटेक्ट करती है, फंक्शनल ग्रुप कॉन्जुगेशन जो डिटेक्ट करती है यूवी विजिबल करती है, फंक्शनल ग्रुप जो डिटेक्ट करती है वो IR करती है। ठीक है, मान लीजिए किसी की फ्रीक्वेंसी, जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन दे दिया उसने कि इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है, जब ऑब्जर्व की गई NO2 की फ्रीक्वेंसी, मान लीजिए एक बार के लिए सपोज कर रहे हैं इतनी वेव नंबर है, इसकी फ्रीक्वेंसी NO2 की फ्रीक्वेंसी इतनी है, जब ऑब्जर्व किया गया तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम आई, बताइए कौन सी साइट उससे जुड़ी हुई है। तो ध्यान रखिएगा, एक इस तरीके से भी जुड़ सकता है, तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव साइट है, और ऑलवेज रिमेंबर जहां पर मेटल से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव साइट जुड़ी होगी उसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज आएंगी, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव साइट जुड़ी होगी उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी ज़्यादा आएगी। तो इसको हम लोग किस स्पेक्ट्रोस्कोपिकल से डिटेक्ट कर सकते हैं, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, एक होता है हमारे पास फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड, कितने हो गए 9 हो गए 10 नंबर का ध्यान रखिएगा। ठीक है, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड, द लिगेंड्स which can change their density flexidentate ligand. For example, carbonate, for example, acetate, for example, sulfate, for example, nitrate. These are the example of flexidentate ligand. For example, जरा समझिएगा एक बार के लिए, मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन इस तरीके से आ गया, इस समय आपसे पूछा जाए कि बताइए यहाँ पर जो सल्फेट यूज़ किया जा रहा है वो कौन सा है, तो आप कहेंगे मोनोडेंटेड लिगेंड की तरह यहाँ पे यूज़ हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि 5 तो पहले से ही है, यहाँ पे आ गया 1, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया हमारे पास 6। तो इस केस में यहाँ पर ये मोनोडेंटेड लिगेंड का काम कर रहा है। मान लीजिए अगर यही क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ गया, तो यहाँ पर जो सल्फेट है वो सल्फेट बाइडेंटेड लिगेंड की तरह यहाँ पे काम करेगा, इसकी डेंसिटी जो होगी वो 2 होगी। तो इस तरीके से दैट इज नोन एज द फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। अब बात करते हैं हम फंक्शनलिटी की। फंक्शनलिटी, ठीक है, 11 वाला पॉइंट आया।
What do we know the functionality? The number of replaceable H plus ions from OH and COH, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, the number of replaceable H plus ions from OH and carboxylic acid, that is known as the functionality. The number of replaceable H plus ions from OH and carboxylic acid, that is called functionality. For example, मैं किसी बच्चे से पूछूं अभी इसकी फंक्शनलिटी क्या होगी। देखिए अभी मेटल से तो जोड़ नहीं सकता, मान लीजिए हम इसमें से एक H प्लस आइंस हटा देते हैं, इनके केस में ये डोनेटिंग साइट है, अब ये मेटल से जुड़ सकता है। तो कितना डोनेटिंग किया, कितना H प्लस आइंस यहाँ से रिमूव हुआ, 1। दैट इज यू कैन से मोनोफंक्शनल मोनोडेंटेड लिगेंड। सपोज करिए हमारे पास इस तरीके से आ गया, दिस इज नोन एज द इथिलीन ग्लाइकोल। इथिलीन ग्लाइकोल में अगर हम बात करें तो कितने H प्लस आइंस यहाँ से रिमूव हो सकते हैं, 2। तो यू कैन से बाई फंक्शनल पहले क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पहले आपको H प्लस आइंस हटाने पड़ेंगे, देन यू गो टू अटैचमेंट विद मेटल एटम। तो यहाँ से हमने यहाँ 2 रिप्लेसेबल किए, ये नेगेटिव आ गए, ये हमारे पास जुड़ रहे हैं, हम कहेंगे बाई फंक्शनल बाई डेंटेड लिगेंड। डेंटिसिटी भी 2 है, फंक्शनलिटी डेंटिसिटी एक जैसी हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक केस ले लेते हैं हम लोग, अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए कि फंक्शनलिटी कितनी है और डेंटिसिटी कितनी है, देखो फंक्शनलिटी तो 2 है लेकिन डेंटिसिटी इसकी 3 है, यू कैन से बाई फंक्शनल ट्राइडेंटेड लिगेंड। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हो गई। अब देखिए हम लोग लिगेंड्स का करते हैं कि टाइप्स ऑफ लिगेंड किस तरीके से होते हैं, एक बार नोट करिए फिर करते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे लिगेंड्स की। लिगेंड्स क्या होते हैं, डोनेटिंग स्पीसीज होते हैं जो अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या चार्ज डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को, दैट इज नोन एज द लिगेंड। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इट, देयर आर 3 टाइप्स, कैटायनिक लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड एंड एनायनिक लिगेंड। ठीक है, एनायनिक लिगेंड्स। अगर हम बात करें कैटायनिक की तो देखिए इसको हम ऑक्सीजीनियम बोलेंगे। एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि किसी पे कैटाइन आ जाता है तो हम उसको ईएम यूज करके बनाएंगे, वो आईयूपीएससी में आपको बताऊंगा। मान लीजिए इसको हम हाइड्रोजीन बोल रहे हैं, अब ये न्यूट्रल लिगेंड है, इसको हम वहां भी लिखा होगा न्यूट्रल में। ठीक है, सॉरी, देखिए दिस इज ए न्यूट्रल लिगेंड। अगर इस पे पॉजिटिव वाले की बात कर रहे हैं तो ये वाला आना चाहिए, ये चीज जो है वो इसमें चली जाएगी। इसका नाम है हाइड्रोजीनियम, अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो सॉरी, इसका नाम है हाइड्रोजीनियम, नाइट्रोनियम। ठीक है, नाइट्रोनियम, नाइट्रोसाइल, नाइट्रोसोनियम या नाइट्रोशीलियम। या न्यूट्रल लिगेंड की बात करते हैं, एक्वा है, कई बार एमीन में डबल एम आता है, इसका ध्यान रखिएगा, जब वो कई बार यूज किया गया तो उसको डबल एम यूज करेंगे, 1 टाइम यूज किया जाता है तो एमीन लिखते हैं, अगर ये कई डेंटिसिटी में आ जाता है तो हम एमीन डबल एम यूज करेंगे। दिस इज नोन एज द नाइट्रोसाइल ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। मिथाइल एल्कोहल लिखेंगे, यहाँ पर मिथेनॉल आपको यूज नहीं करना है, ये मिथाइल एमीन है, ये यूरिया है, ये जो है चीलेटिंग लिगेंड है जो डिस्कस करूंगा। एनाइन के केस में आपको मैं बताने वाला हूं कि कब फ्लोराइड यूज करना है, कब फ्लोराइडो यूज करना है, कब आपको क्लोराइडो यूज करना है, कब आपको क्लोराइड यूज करना है। ठीक है, ये सारी चीजें मैं बताने वाला हूं, एक बार आपको नोट करना है और समझ के ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कुछ चीलेटिंग लिगेंड्स होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया चीलेटिंग लिगेंड क्या होते हैं, व्हेन बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड लिगेंड्स आर कम साइमल्टेनियसली टू फॉर्म अ रिंग, दैट रिंग इज नोन एज द चीलेटिंग रिंग एंड दिस टाइप ऑफ लिगेंड इज नोन एज द चीलेटिंग लिगेंड। तो बात करें हम ईन की, इसको हम इथाइलिन डाइएमीन या अगर इसका आईयूपीएसी लिखें तो ईथेन 1,2 डाइएमीन बोलेंगे और 5 मेंबर्ड रिंग बनाता है, ये आपको ध्यान रखना है। डाई पैराडाइल बोलते हैं इसको, इससे डिनोट करते हैं। ये ऑक्सिलेटो है इस तरीके से, इसकी फंक्शनलिटी 2 है क्योंकि इसमें से 2 H प्लस आइंस चले गए, डेंटिसिटी भी 2 है, ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम बात करें ग्लाइसिनेटो की तो ग्लाइसिनेटो की चार्ज -1 होता है, ध्यान रखिएगा।
एसिटाइल एसीटेटो बोलते हैं इसको, 6 मेंबर्ड रिंग बनाता है। तो ये थे केस हमारे पास लिगेंड्स के। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और कोशिश करिए थोड़ा शेयर करिए ताकि और भी लोगों की नॉलेज बढ़े। ठीक है, थैंक यू सो मच।